नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। रांची में 107 सहायक लोक अभियोजकों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त एपीपी से सीएम ने की स्थानीय भाषा सिखाने की अपील। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे रांची और विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे सीएम। और रांची में सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। सिमडेगा में बिजली की समस्याओं को लेकर वार्ता कार्यक्रम का किया आयोजन और विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने की वार्ता और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर की चर्चा। गोड्डा में मनरेगा योजना को ताक पर रखकर मची लूट और आधी रात को जमीनों पर चल रहा बुलडोजर। मजदूरों ने विकास पदाधिकारी को दी शिकायत। और बोकारो में वही राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियमों की उड़ी धज्जियां में धड़ल्ले से की जा रही छाई की डंपिंग लोगों से। रुक करते हैं खबरों पर। सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मेडिको सिटी रांची की स्थापना को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने झारखंड मेडिको सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी एजेंसी और अर्जेंट वही अर्नेस्ट एंड यंग के प्रेजेंटेशन को देखा और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेन पास रांची की जमीन पर पीपीपी मॉडल पर झारखंड मेडिको सिटी का स्थापना प्रस्तावित है और ऐसे में जमीन का उचित इस्तेमाल हो, निवेशकों को उनकी जरूरत के हिसाब से अस्पताल निर्माण के लिए जमीन दी जाए, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में मेडिको सिटी परिसर में कॉमन यूटिलिटी सर्विस, बिजली, पेयजल, सड़क, ड्रेनेज और सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और बायोमेडिकल वेस्ट के वहीं डिस्पोजल के लिए आधुनिकतम और तकनीक को इस्तेमाल किया जाए और ताकि देश दुनिया के सामने इसे एक नया मॉडल मेडिकल हब के रूप में रख सके। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि झारखंड मेडिको वहीं सिटी में अस्पताल समेत अन्य चिकित्सकीय स्थान स्थापित करने में कई निवेशकों ने इच्छा जताई है। यह झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहतर कदम है। यहाँ खुलने वाले सभी अस्पताल और चिकित्सकीय वहीं संस्थान होने वाले अस्पताल बेहतर तरीके से संचालित हो और यहाँ के मरीजों को इसका बेहतर लाभ मिले। इसके लिए प्रोफेशनल्स की सेवा लेने की जरूरत है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत कई मंत्री, डायरेक्टर और अर्नेस्ट एंड यंग कंसल्टेंसी के प्रतिनिधि मौजूद थे। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने वहीं प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में 107 सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि नियुक्तियों का यह दौर अभी जारी रहेगा। इससे पहले भी जेपीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। खिलाड़ियों और प्रयोगशाला सहायकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने नवनियुक्त एपीपी को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति खाली हुए पद पर हो रही है और समय की कमी के कारण ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही है और सीधे मोर्चे पर आपको जाना है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आने वाले समय में यह प्रयास रहेगा कि आपको राज्य में और राज्य के बाहर भी ट्रेनिंग मिले। वहीं सीएम ने नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय भाषा सीखने की अपील की है और जिससे कि न्याय दिलाने में और ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने में सहायता मिले, क्योंकि यहाँ के कई ग्रामीण इलाकों में लोग हिंदी तक समझ नहीं पाते हैं। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले समय में और भी एपीपी की नियुक्तियां होगी और इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव शाह, गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल और विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नलीन कुमार और सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे और कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्रम में मेरी ओर से नए सहायक अभियोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं।
आज इस सभागार में ये समारोह पहली बार नहीं है। आज जरूर खुशियों की एक कड़ी में और आप लोगों ने एक और कड़ी जोड़ी है। आज इस सभागार के माध्यम से हम लोगों ने 6th कंबाइंड जेपीएससी के बच्चों को भी नियुक्ति पत्र दिया। 7वीं से 10वीं जेपीएससी से नियुक्त और चयनित बच्चों को भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। असिस्टेंट इंजीनियरों की भी इस सभागार में नियुक्ति हुई है और राज्य में पहली बार कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि पदाधिकारियों की भी नियुक्ति इस सभागार में हुई है। कई महत्वपूर्ण कड़ी के बीच में आप लोगों के भी इर्द गिर्द आप लोगों के कार्य क्षेत्र में आने वाले विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक एवं पदाधिकारियों की भी नियुक्ति यहाँ पर हुई और हमने राज्य के होनहार नौजवान जो हमारे राज्य के साथ साथ देश के नाम को गौरव के साथ पूरे दुनिया में पहचान बनाते हैं, हमारे तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने यहाँ पर सीधी नियुक्ति दिया है। और आज आप सभी सहायक लोक अभियोजक, मुझे लगता है बिल्कुल खाली हुए पद पर पहली बार आपकी भी नियुक्ति हो रही है और मुख्य सचिव साहब ने ये बात को अंकित किया कि आपकी ट्रेनिंग समय के अभाव के कारण नहीं हो पाएगी तो आपको सीधे मोर्चे पर ही जाना होगा। हाँ, जरूर सरकार इस बीच अगर समय कई वक्त कभी कभी निकल आता है, उन वक्तों का सदुपयोग करते हुए आपको बेहतर ट्रेनिंग के लिए भी आवश्यकता अनुसार राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर भी भेजने का काम सरकार करेगी ताकि हम अपने राज्य के अंदर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बुलेटिन में। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का हुआ शुभारंभ। कंपटीशन के दौर में हमारे इन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अपने बच्चों को आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बराबर में लाके खड़ा कर सकें। राज्य के नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य और स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है। सीबीएसई मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस और लैंग्वेज लैब्स एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तर पर 325 आदर्श विद्यालय और पंचायत स्तर पर 4091 आदर्श विद्यालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में पहली, छठी और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया आयाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी एकता को मजबूत करने के अपने अभियान के तहत वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार शाम को रांची पहुंचे और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके झारखंड के मंत्री और मिथिलेश ठाकुर और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्वागत किया। मौके पर जनता दल यूनाइटेड के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एक करने की कवायद में लगे हुए हैं और इसी के तहत उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, वाम दलों के नेताओं और
राम येचुरी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं आज सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद वह 11 मई को महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे, जहां वो शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। काला हीरा कहा जाने वाला कोयला भले ही सरकार और निजी कंपनियों के लिए हीरा या सोना हो, लेकिन लोगों के लिए यही काला हीरा अभिशाप बन गया है। कोल वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में निरंतर बुझते घरों के चिराग और उड़ते धूलकरण ने वहीं चतरा के लोगों की मुस्कुराहट छीन ली है। जिन परियोजनाओं से सरकार को हर महीने करोड़ों का मुनाफा होता है, वहां के लोग धूल फांकने को मजबूर है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खरबों की खाने, अरबों का कोयला हर रोज गाड़ियां भर भर कर सरकार और निजी कंपनियों की झोली में जा रहा है। लेकिन अगर पीछे कुछ छूट रही है तो वह है धूल और उनमें लिपटी हुई जिंदगियां। गाड़ियों से उड़ते धुएं और धूल से काली, गंदी और मैली हुई फिजा इस बात का गवाह है कि किस तरह से लोगों के अस्तित्व के साथ मजाक किया गया है। इससे इस बात का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि औद्योगिक नगरी टंडवा की जिंदगी किस तरह से बदरंग हो चुकी है। हम लोग को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ डस्ट मिल रहा है, डस्ट खा रहे हैं, बाकी रोजी रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का मतलब लाभ हो रहा है देश प्रदेश में, लेकिन यहाँ के लोग अभी तक भी बेरोजगार हैं। यहाँ सामने में साइडिंग है, लेकिन यहाँ रोड सुविधा नहीं है, रोड मतलब खराब है, पानी सुविधा नहीं है, बिजली सुविधा भी अच्छा से नहीं देती है बिजली। इसके अलावा सामने में स्कूल है, उन लोग को भी पानी पीने में बच्चा लोग को बहुत प्रॉब्लम, समस्या झेलना पड़ता है। उन लोग को स्कूल क्लास के दौरान चापा नल मतलब नीचे जाना पड़ता है, कुआं में जाना पड़ता है। खाना बनाने में रसोइया को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत बीमारी होता है डस्ट उड़ने से। सामने साइडिंग हो तो सभी रोजगार मिले, सभी मूलभूत सुविधा हम लोग को प्राप्त हो, पानी, बिजली, स्कूल, अच्छा सा स्कूल, टीचर, शिक्षक और रोड। चतरा जिले की औद्योगिक नगरी टंडवा में 4 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे न सिर्फ सीसीएल को हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा मिल रहा है, बल्कि उनका व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरों की चमक को काले हीरे की चमक ने फीका कर दिया है। जहां लोगों का विकास होने की बजाय उनका विनाश हो रहा है। उन्हें ना तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही कोल कंपनियां क्षेत्र का विकास कर रही हैं। लिहाजा एशिया की फ्यूचर कोल परियोजनाओं में से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन परियोजना से प्रभावित गांव में खर्च की जाने वाली सीएसआर मद की राशि गांव के बजाय कहीं और खर्च की जा रही है। इसी का परिणाम है कि ग्रामीणों के हिस्से में अब तक सिर्फ बेबसी और धूल से सनी जिंदगी ही आई है। इलाके का वातावरण इतना प्रभावित हो गया है कि लोगों को शुद्ध हवा तक नहीं मिल पा रही है। जिन नदी नालों में कलकल और छल छल बहता पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, आज उन नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है। सब चीज की दिक्कत है। सामने ब्लास्टिंग करता है, धूल गर्दा उड़ता है, पानी ना है, पानी बिना मर रहा है हम लोग यहाँ के। रोड ना है, बिजली ना है, ब्लास्टिंग करता है, घर टूट रहा है, घर गिर रहा है। यहाँ निकले बहराने के लिए बहुत दिक्कत से जाते हैं हम लोग। रोड पर तो जाते हैं टेम्पू चढ़ के यहाँ से, और पानी भी मर रहा है, गर्दा उड़ रहा है, हरी एकदम कुछ भी नहीं दिए। खाना में गर्दा पड़ रहा है हम लोग के, पानी भी ना मर रहा है। घाटते तो पूरा काला हो जाता कपड़ा उपड़ा सब कुछ के। यहाँ साधन ना है, सीसीएल कुछ भी नहीं हमको साधन दे रहा है। यहाँ सरकार से क्या मांग करते हैं हम लोग? बिजली मांगते हैं, सब चीज के मांगते हैं। सीसीएल की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक आम्रपाली कोल परियोजनाओं से प्रभावित गांव मनवा टोंगरी
कुमरांग, शिवपुर और होनहे सहित दर्जनों गांवों की स्थिति नर्क जैसी हो गई है। गांव से 200-250 मीटर की दूरी पर निकलता कोयला भले ही सरकार और उनके नुमाइंदों को खुशी दे रहा होगा, लेकिन इन गांवों के लोगों के लिए सिर्फ जहर उगल रहा है। माइन से उड़ती धूलकण और ब्लास्टिंग से दरकती दीवारें इन गांवों के लोगों के लिए कभी भी यमराज बन सकती हैं। माइन से उड़ने वाले धूलकण तो घरों की छतों पर इस कदर जमा हो गए हैं जैसे कि किसी ने धूल की चादर से बिछा दी। यहाँ जब से कॉलोनी खुला है तब से यहाँ कोई लाभ नहीं, कोई थी मिला है, खाली गर्दे का, धूल का, और इसका सिवाय यहाँ पानी का बहुत समस्या बहुत तरह से है। बीमारी के खाली यहाँ पूरे खाली बीमारी का ऐसे रोग यहाँ है, इसके अलावा हम लोग को कोई लाभ नहीं, कोई थी नहीं। देख रहे हैं भी एक टंकी वाला जो पानी जो पीते थे वो भी गंदगी आ रहा है, वो भी पानी हम लोग का भी बहुत अच्छी समस्या चल रहा है पानी का। और इसके साथ देखिए रहे पूरे एकदम हम लोग गर्दे से, रोग दुख से, हर तरह से हम लोग का एकदम पूरा एकदम हम लोग कष्ट में हम लोग हैं। हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग का सुविधा, हम लोग का जैसे मान लीजिए गर्दे उड़ रहा है उसका सुविधा कुछ दीजिए, उसको लाभ, पानी का साधन दीजिए। न पानी है न बिजली है, कुछ तरह से नहीं। हम लोग के बीच अथी में रह कलट के हम लोग का जीवन सुखले जा रहा है, कोई लाभ नहीं कोलवरी से हम लोग। जिन जंगलों में कभी पशुओं और पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी और जिन पेड़ों की पत्तियां कभी दोना और पत्तल बनाने के काम आती थी, आज उन जंगलों में ना तो पशु पक्षियों की चहचहाट है और न ही पेड़ों की पत्तियां दोना और पत्तल बनाने लायक हैं। अगर कुछ है तो वह है कोयले लदे वाहनों का हॉर्न और उनसे उड़ते धूल कण से लिपटी काली पत्तियां। परियोजना से विस्थापित और प्रभावित गांव की स्थिति यह है कि गांव में ना सही से पीने का पानी मिल रहा है और ना ही अन्य कोई मूलभूत सुविधाएं। अगर कुछ मिल रहा है तो वह है सिर्फ धूल। हवा और वातावरण के प्रदूषित होने से लोग तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट की माने तो कुल आबादी के करीब 8% लोग टीबी, सांस, कान और आंख जैसे रोगों से पीड़ित हैं। वहीं इससे आम्रपाली और मगध के विस्थापित परिवारों को विश्वास था कि परियोजनाओं के आने से उनकी स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जब जिले के डीसी से कोल कंपनियों से बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने मामले की जांच करवाकर सीसी और संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदूषण की समस्या के संबंध में जो खनन कंपनियां हैं, सीसीएल, एनटीपीसी, इनको सभी प्रदूषण के मानकों को जो नियम है उसको अनुपालन करना है। यदि वो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ग्रामीणों के इस नर्क भरी जिंदगी के जिम्मेदार जितनी सीसीएल और उनमें कार्यरत कंपनियां हैं, उतने ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जिले के पदाधिकारी भी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वास्तव में लोगों को प्रदूषण और मूलभूत सुविधाओं की कमी से निजात मिल पाता है या फिर लोगों को इसी तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। साधना प्लस न्यूज के लिए चतरा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का हुआ शुभारंभ। कंपटीशन के दौर में हमारे इन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने बच्चों को आज के दौर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बराबर में लाके खड़ा कर सकें।
राज्य के नौनिहालों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य और स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की गई है। सीबीएसई मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के इन विद्यालयों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, साइंस और लैंग्वेज लैब्स एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। प्रखंड स्तर पर 325 आदर्श विद्यालय और पंचायत स्तर पर 4091 आदर्श विद्यालय शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन उत्कृष्ट विद्यालयों में पहली, छठी और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। झारखंड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबरों के। वहीं बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र बियारा स्थित जमीन पर राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ते हुए धड़ल्ले से छाई की डंपिंग की जा रही है, जिससे यहां के विस्थापित ग्रामीण काफी आक्रोशित है और विस्थापित इसको लेकर गलत तरीके से छाई की डंपिंग कराना और इससे प्रभावित समस्याओं को लेकर विरोध जता रहे हैं। क्षेत्र के मुखिया बालेश्वर सिंह राठौर ने इस समस्या को लेकर कहा कि नियम के विरुद्ध यहां पर छाई की डंपिंग की जा रही है, जिससे क्षेत्र में वही पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई है और इसके रोकथाम के लिए जिस भी कंपनी के द्वारा काम लिया जाएगा उसके तरफ से किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया गया है और उड़ती धूल भरी आंधी से ग्रामीण और आवाजाही करने वाले लोगों को सांस की बीमारियां हो रही है और गांव के तालाब दूषित हो रहे हैं और जिससे पूरे क्षेत्र में के लोग परेशान हैं और वही विस्थापितों की मांग है कि जल्द इस पर कोई कदम उठाया जाए और जिससे उड़ती छाई को रोका जाए और राज्य पॉल्यूशन विभाग के नियमों के अनुसार काम कराया जाए, अन्यथा इसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। कि ये नया फैक्ट्री जो अलॉटमेंट हो रहा है, ये जो भी व्यक्ति काम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो भी लिए हैं डीबीसी के माध्यम से, हमको लगता है कि यहाँ पर सरकार का जो गाइडलाइन है उसको धज्जी उड़ाया जा रहा है। आसपास के लोग परेशान हैं, हम लोग त्रस्त हैं इनका शोषण से। ये डस्ट ओपन उड़ रहा है, पूरा गर्मी का मौसम है, इतना उड़ रहा है कि आसपास के मजदूर जो डालमिया से काम करते हुए जो आते हैं मजदूर परेशान है। गाँव में डस्ट जा रहा है, बगल में इतना बड़ा तालाब है जो बर्बाद हो रहा है। ओपन इनका डस्ट उड़ता है, डस्ट के ऊपर में इनको पानी का लेयर देना है, कंटिन्यू पानी टैंकर एक खड़ा करके इनको सिर्फ कॉलम पूरा करना है। पानी एक बूंद न रोड में गिराते हैं न इसके अंदर गिराते हैं। सिमडेगा बिजली विभाग कार्यालय के पास कोलेबीरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी द्वारा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में 100 यूनिट बिजली फ्री, डबल बिजली बिल एक ही उपभोक्ता को आना और उसका समाधान, शुद्ध माफी, खराब पड़े ट्रांसफार्मर का बदलाव और विद्युत बिल गांव में वहीं विद्युतीकरण अब तक हो और मीटर अध्यपस्थान के इसके अलावा जिस गांव में बिजली नहीं है उस गांव में भी फर्जी तरीके से बिल भेजना, इन सभी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और मौके पर विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग के द्वारा जो भी समस्या है उन समस्याओं को पदाधिकारियों के साथ बैठकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी सरकार ने 100 यूनिट ग्रामीणों को बिजली फ्री देने की बात कही है, लेकिन सिमडेगा में धरातल पर नहीं उतर रही है और इसके अलावा कई गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और इन सभी गांव में कब तक बिजली पहुंचेगी, इन सभी चीजों को लेकर बात की जाएगी। खासकर 100 यूनिट बिजली फ्री, इसको लेकर विशेष रूप से चर्चा होगी और उन्होंने यह भी कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की समस्या दूर हो। ये समस्या है बिजली बिल, बिजली सप्लाई और खासकर जो हमारी सरकार, हम लोगों ने जो बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली बिल का माफी का हम लोगों ने घोषणा किया है और धरातल पर कहें या बिजली विभाग
कि लापरवाही के कारण बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट का बिजली बिल का माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम लोग बिजली विभाग आए हैं और हम बिजली विभाग के पदाधिकारियों से बैठकर इसका हल निकाल। झारखंड सेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने समिति के अध्यक्ष सह रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी सदस्य अमित सिन्हा के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता संतोष सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षण अभियंता को सौंपे ज्ञापन में बताया कि गर्मी के इस भीषण प्रकोप में शहर सहित जिला भर में अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षण अभियंता को बताया कि अनियमित विद्युत आपूर्ति से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं जिला में संचालित विभिन्न उद्योग और व्यवस्थाओं पर भी अनियमित विद्युत आपूर्ति का प्रभाव पड़ रहा है और जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षण अभियंता से शहर सहित जिला भर में विद्युत आपूर्ति को शीघ्र नियमित करने की मांग की है ताकि गर्मी के इस भीषण प्रकोप से लोगों को राहत मिल सके। जोहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को